तो आज हम बात करने वाले हैं समाज के उन अनकहे नियमों के बारे में। वो उम्मीदें जो हमें, आप कह सकती हैं, चुपचाप कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आज हम सैरा नाइट की किताब यू डू यू से मिली कुछ बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कोई अपनी असलियत को अपनाकर और इन बाहरी दबावों को नजरअंदाज करके अपनी खुशी कैसे पा सकता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये किताब एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछती है, क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? और एक और सवाल जो सुनने में बड़ा अजीब है, कौन सा? कि एक बिल्ली के लिटर ट्रे का किसी के मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना हो सकता है। हाँ, ये तो वाकई अजीब है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बगावत करने या जिद्दी होने के बारे में नहीं है। अच्छा, ये किताब मेंटल रिकोडिंग नाम की एक प्रक्रिया के बारे में बात करती है। मतलब अपने दिमाग की वायरिंग को ही बदल देना। मेंटल रिकोडिंग? हाँ, उन सामाजिक कंडीशनिंग को पहचानना और उसे डिलीट करना जो हमें बताती है कि हमें कैसा होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई कंप्यूटर से खराब कोड हटाता है। ये समझने के बारे में है कि समस्या आप में नहीं है, बल्कि उन बेतुके नियमों में है जिन्हें समाज ने बनाया है। सही कहा। किताब की शुरुआत ही इसी विचार से होती है कि हमारी जिंदगी ऐसे हजारों नियमों से भरी है जो कहीं लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, जैसे कब कॉलेज खत्म करना है, कब शादी करनी है, कब बच्चे पैदा करने हैं, ऑफिस की पार्टी में क्या पहनना है। इन सब नियमों को तोड़ने पर कोई जेल तो नहीं होती, लेकिन समाज से बाहर निकाल दिए जाने का एक डर वो हमेशा बना रहता है। और यही तो सबसे बड़ी जड़ है। दूसरों के बनाए पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश में लोग अक्सर खुद को ही खो देते हैं। किताब का तर्क बहुत सीधा है। कोई और नहीं जानता कि आपको असल में किस चीज से खुशी मिलती है। इसलिए समाधान सिर्फ 3 शब्दों में है, यू डू यू। यू डू यू, यानी अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखना। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी तो है। मेरा मतलब, अगर हर कोई सिर्फ यू डू यू करने लगे तो क्या समाज में एक तरह की अराजकता नहीं फैल जाएगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ये सिर्फ स्वार्थी होने का एक फैंसी तरीका तो नहीं है? क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। नहीं, और किताब इसका जवाब भी देती है। यू डू यू का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या अपनी जिम्मेदारियों से भागें। अच्छा, इसका मतलब है उन नियमों पर सवाल उठाना जो आपको फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक फिल्टर लगाने जैसा। बिल्कुल, ये पहचानना कि कौन से नियम सच में समाज के लिए जरूरी हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकना, और कौन से नियम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बनाए गए बेमतलब के बोझ हैं। जैसे किसी दूर के रिश्तेदार के कहने पर अपनी नौकरी न बदलना। एग्जैक्टली। समझ गए। तो इसी से जुड़ा एक हिस्सा है किताब में जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। किताब 3 बहुत ही आम सामाजिक आदेशों को चुनौती देती है। हाँ, वो 3 मिथक। हमेशा अपना 100% दो, एक टीम प्लेयर बनो, और स्वार्थी मत बनो। हाँ, तो पहले वाले से शुरू करते हैं। ये जो हमेशा 100% देने का प्रेशर होता है। लेखिका सारा नाइट अपना अनुभव बताती हैं कि कैसे वो सालों तक सूरज उगने से पहले उठती थीं और देर रात तक काम करती थीं। उन्होंने बेहतरीन ग्रेड्स तो हासिल किए, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। और हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि उनके गले में गांठ बन गई। मतलब ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अच्छा माना जाने वाला नियम असल में कितना नुकसानदायक हो सकता है। सही बात है। लगातार परफेक्शन के पीछे भागना आपको सिर्फ निराशा और दुख देता है। किताब में उबर रेटिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, सोचिए, अगर आपकी राइडर रेटिंग पहले से ही 5 स्टार है तो वहां से वो नीचे ही आ सकती है, ऊपर नहीं जा सकती। अरे हाँ, हर समय टॉप पर रहने की कोशिश का मतलब है लगातार गिरने का डर। इसका मतलब है कि खुद पर थोड़ी दया दिखाना और ये स्वीकार करना जरूरी है कि कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमेशा 100% देने वाला मिथक तो टूट गया। लेकिन इसी से जुड़ा एक और प्रेशर है टीम प्लेयर बनने का। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अक्सर ऑफिस में यही होता है। अगर आप शाम 5 बजे घर निकल रही हैं और बाकी लोग 8 बजे तक काम कर रहे हैं, तो आपको तुरंत टैग मिल जाता है कि आप टीम प्लेयर नहीं हैं, भले ही आपने अपना काम पूरा कर लिया हो। हाँ, बिल्कुल। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब कहती है कि ये सोचना ही गलत है कि अपनी जरूरतों का ध्यान रखना आपको एक बुरा टीम प्लेयर बनाता है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझाया गया है। अपनी जरूरतों को सामने रखना और दूसरों की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करना आपको स्वार्थी बनाता है। लेकिन खुद को मुश्किल में डालकर या खुद को पूरी तरह निचोड़कर दूसरों की मदद करना,
वो भी सही नहीं है। मुझे वो हवाई जहाज वाले ऑक्सीजन मास्क का उदाहरण याद आ गया। बिल्कुल, आपको पहले खुद मास्क पहनना होता है, तभी आप अपने बच्चे की मदद कर पाएंगे। सही है। अगर आप खुद ही सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी और को कैसे बचाएंगे? अपनी देखभाल करना, अपने समय की सीमा तय करना, ये स्वार्थ नहीं है। ये लंबे समय तक टीम का हिस्सा बने रहने के लिए एक जरूरत है। अगर आप बर्नआउट हो गई तो वैसे भी टीम की किसी काम की नहीं रहेंगी। एग्जैक्टली। ये तो बहुत तार्किक बात है और इसी से हम तीसरे मिथक पर आते हैं, स्वार्थी मत बनो। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि अपनी पसंद पर टिके रहने और बेवकूफ या अड़ियल बनने में एक बहुत महीन रेखा है। हाँ, जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। हाँ, कि अगर किसी को रेस्टोरेंट में अपना स्टेक एक खास तरीके से पका हुआ पसंद है और वो इसके लिए वेटर को विनम्रता से याद दिलाता है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि वो बहुत कठोर या हाई मेंटेनेंस है। हाँ, और किताब कहती है कि अगर अपनी पसंद साफ साफ बताना आपको हाई मेंटेनेंस बनाता है तो बन जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सच में? अपनी जरूरतों को व्यक्त करना आपका हक है, जब तक आप दूसरों के साथ बदतमीजी ना कर रहे हों। और ये सिद्धांत छोटे छोटे फैसलों से आगे बढ़कर जिंदगी के बड़े फैसलों पर भी लागू होता है। जैसे नौकरी छोड़ने का फैसला। बिल्कुल। मान लीजिए कोई अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपना कैफे खोलना चाहता है। अगर वो वित्तीय समस्याओं के डर से नहीं छोड़ रहा तो ये एक जायज प्रैक्टिकल कारण है। लेकिन अगर वो सिर्फ इस डर से नौकरी नहीं छोड़ रहा कि 4 लोग क्या कहेंगे या मेरे माँ बाप निराश हो जाएंगे, हाँ, तो ये दूसरों को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल देने जैसा है। यहाँ अपने लिए खड़ा होना जरूरी है, ना कि समाज के डर से अपने सपनों को मारना। लेखिका ने बच्चे ना पैदा करने के अपने फैसले का एक बहुत ही पर्सनल उदाहरण दिया है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। जब उन्होंने और उनके पति ने ये तय किया तो बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि अनजान लोगों ने भी उन्हें कहा कि वो बाद में जरूर पछताएंगी। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे समाज व्यक्तिगत फैसलों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है, और खासकर उन फैसलों पर जो पारंपरिक रास्ते से हटकर हों। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। सही बात है। समाज ने सफलता का एक खांचा बना दिया है। अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, घर खरीदो, बच्चे पैदा करो। लेकिन किताब के अनुसार असली सफलता अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में है। चाहे वो एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी हो, दुनिया घूमना हो, या फिर एक ज्यादा सैलरी वाली नौकरी। हर किसी को अपनी सफलता खुद डिजाइन करने की आजादी होनी चाहिए। किताब में एक और हिस्सा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? निराशावादी होने के फायदे। हाँ, मतलब हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए आशावादी और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कहा जाता है कि इस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये पूरी तरह से उल्टी सोच है, लेकिन इसमें दम है। किताब का तर्क है कि निराशावादी होने के अपने फायदे हैं, जैसे कि क्योंकि एक निराशावादी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि क्या क्या गलत हो सकता है, इसलिए उसके पास हमेशा एक प्लान बी और शायद प्लान सी भी तैयार रहता है। अच्छा। वे अक्सर अपना काम समय सीमा से पहले पूरा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आखिरी समय में कंप्यूटर क्रैश ना हो जाए या कोई और गड़बड़ ना हो जाए। मतलब वे अपनी चिंता को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये अपने अंदर की नेगेटिविटी को एक चेतावनी के संकेत के रूप में देखने जैसा है, न कि उसे दबाने जैसा। एक आशावादी शायद कहेगा सब ठीक हो जाएगा, जबकि एक निराशावादी कहेगा शायद सब ठीक ना हो, इसलिए मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। और कई बार यही तैयारी आपको बचा लेती है। ठीक है, मैं इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब उस बिल्ली के लिटर ट्रे वाली कहानी पर आते हैं। हाँ ये सुनने में इतना अजीब लगता है। लेखिका के ऑफिस में उनके डेस्क के नीचे रेत से भरा एक ट्रे होता था जिसमें वो अपने पैर डालती थी। आखिर ये माजरा क्या है? हाँ, ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही गहरी भी है। ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। लेखिका को 31 साल की उम्र में अपना पहला पैनिक अटैक आया था। वो डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे और ये उनकी करियर को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। लेकिन हिम्मत करके उन्होंने मदद ली। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उनसे उन चीजों की एक लिस्ट बनाने को कहा जिनसे उन्हें सच में खुशी और शांति मिलती है, चाहे वे कितनी भी छोटी या अजीब क्यों ना हो। अच्छा। और उस लिस्ट में उन्होंने लिखा, समुद्र तट पर लेथ में अपने नंगे पैर डालना। 1 मिनट, तो इसलिए ऑफिस में डेस्क के नीचे रेत से भरा ट्रे, सुनने में तो ये बिल्कुल पागलपन लगता है। बिल्कुल। मुझे लगा शायद वो अपनी बिल्लियों का ऑफिस लाती होंगी,
लेकिन ये तो खुद के लिए था। कमाल है। और इसीलिए उन्होंने ऑफिस में एक छोटा ट्रे रखा और उसमें रेत भर ली, ताकि जब भी उन्हें तनाव महसूस हो वो जूते उतारकर अपने पैर उसमें डाल सकें। वाह। इससे दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक से डरकर मदद लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी नहीं। और दूसरी, खुद की देखभाल का तरीका अजीब हो सकता है, लेकिन अगर वो आपके लिए काम करता है तो वही सही है। जरूरी ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि आपको किस चीज से आराम मिलता है। ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अंत में बात आती है कि आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करने की। हाँ, और इसका मतलब कभी-कभी उन लोगों से भी दूर रहना होता है जो आपको नीचा दिखाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो आपके दोस्त हो। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। लेखिका ने 2005 की एक घटना का जिक्र किया है, जब उन्होंने ऑफिस में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी और वो बहुत खुश थीं। उन्होंने अपनी एक सहकर्मी, जो उनकी दोस्त भी थी, को ये बात बताई। और उस दोस्त का जवाब क्या था? उसने कहा कि वो आत्म प्रशंसक हैं। मतलब अपनी तारीफ खुद कर रही हैं। हाँ, सोचिए, अपनी एक छोटी सी जीत का जश्न मनाना भी दूसरों को चुभ सकता है। ये तो बहुत ही दुखद है। और किताब का संदेश यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपकी अपनी क्षमताएं हैं और इनके लिए कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। खुशी तब मिलती है जब हम समाज के बनाए खांचों में फिट होने की कोशिश करने के बजाय अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी सफलताओं को स्वीकार करते हैं और दूसरों की जलन को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देते। अगर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो शायद वो आपके सर्कल में रहने के लायक नहीं है। सही कहा। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि संदेश सिर्फ ये नहीं है कि अपनी मनमानी करो, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, और सबसे बड़ा टेक अवे शायद यही है कि यू डू यू का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए एक पर्सनल संविधान बनाना। पर्सनल संविधान, वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। हाँ, ये जानना कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, और फिर उन पर टिके रहना, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। ये अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। और इस सफर में मदद करने के लिए किताब एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है, WND का ख्याल रखना। WND? हाँ, ये 3 सवालों पर आधारित एक फ्रेमवर्क है जो आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करने में मदद करेगा। W, what you want, यानी आपको असल में क्या चाहिए। N, what you need, आपको जिंदा रहने और ठीक से काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। और D, what you deserve, आप किन चीजों के हकदार हैं। ये सवाल किसी को भी अपने जीवन के फैसलों में स्पष्टता लाने में मदद कर सकते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जरूर। मान लीजिए कोई अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है। ठीक है। तो वो खुद से पूछ सकता है, ए, मुझे असल में क्या चाहिए, ज्यादा पैसा या ज्यादा खाली समय और मन की शांति। मुझे सरवाइव करने के लिए किस चीज की जरूरत है, एक स्थिर सैलरी या रचनात्मक आजादी। हो सकता है अभी घर चलाने के लिए स्थिर सैलरी की जरूरत ज्यादा हो। बिल्कुल। और फिर डी, मैं किस चीज का हकदार हूं। क्या मैं एक ऐसे काम का हकदार नहीं हूं जहां मेरा सम्मान हो और एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस हो। ये सवाल आपको उलझन से बाहर निकालकर यह समझने में मदद करते हैं कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। ये तो बहुत ही उपयोगी टूल है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, दुनिया के बेतुके नियमों पर सवाल उठाओ, अपने मन की सुनो और खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप हो। ये सच्ची खुशी भी पाते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर आज समाज का कोई एक नियम बिना किसी नतीजे के डर के तोड़ा जा सकता, तो वो कौन सा नियम होता और क्यों?